नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जून महीने की करंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश की लेकर आज का ये वीडियो हम लोग शुरू करेंगे। और उत्तर प्रदेश में जून माह में जो कुछ भी प्रमुख घटनाक्रम हुए हैं उसको हम लोग पूरे विस्तार के साथ में पढ़ेंगे और परीक्षा के दृष्टिकोण से ये समझने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से फैक्ट हैं, कौन कौन से तथ्य हैं या कौन कौन से ऐसे जो है विषय हैं जो आपके एग्ज़ाम में सीधे पूछे जा सकते हैं और उनसे किस तरह के प्रश्न बनकर आ सकते हैं। तो सारी चीज़ों पे हम लोग जो है इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहे हैं। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो इस साल जो है ये सुनहरा अवसर है कि चूँकि वैकेंसी बहुत दिन बाद आने जा रही है तो आप निश्चित रूप से जो है हमारे साथ जुड़कर उसकी एक समुचित तैयारी कर सकते हैं और अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। जुड़ने के लिए क्या करना होगा आपको, आपके सामने ये एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है ROARO लिखकर 9506742546 पर और आपको सब कुछ आपको जो है सारी जानकारी आपको रिप्लाई में दे दी जाएगी। बहुत ब्रीफ में मैं बस बताना चाहता हूँ कि ये बेसिकली जो है समीक्षा अधिकारी का जो फाउंडेशन कोर्स है ये एक वीडियो कोर्स प्रोग्राम है। इसमें सभी सब्जेक्ट्स के सभी टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं हमारे एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से और वो वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड होते हैं। आप कितनी बार भी उसको प्ले करके देख सकते हैं। आप ऐप में उसको डाउनलोड करके सैकड़ों बार प्ले कर सकते हैं, कोई इसमें बाध्यता नहीं है। साथ में PDF में नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं सारे टॉपिक्स के, जो आपको पढ़ाया जाता है उसका नोट्स आपको मिलता है। टेस्ट सीरीज़ दी जाती है और साथ में मेंस के लिए जो है आपको मटेरियल दिया जाता है, वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं, टेस्ट सीरीज़ दी जाती है, आपकी कॉपियाँ चेक की जाती हैं, आपको फीडबैक दिया जाता है। टेलीग्राम ग्रुप में आपको जोड़कर जो है वहाँ पर डिस्कशन होता है और वहाँ भी टेस्ट जो है संपादित होते रहते हैं। तो ये बहुत ब्रीफ में है। अगर आप जुड़ना चाहें तो आपका स्वागत है, क्योंकि अगर आप इस सूची में आगे चल के आप अपने आप को देखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप हमारे ऊपर पूरा भरोसा करके हमारे साथ जुड़ के आगे बढ़ सकते हैं। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में 140 नंबर की सामान्य अध्ययन का पेपर होता है और 60 अंक का सामान्य हिंदी का होता है। लेकिन ये 60 अंक जो है ये निर्णायक होते हैं और इस 60 में अगर आपको 55 प्लस नंबर लाने ही लाने हैं गारंटी के साथ में, तो बस एक सल्यूशन है उसका, बस एक ही रामबाण है, वो है हमारी ये किताब। इस समय फ्लिपकार्ट पर और अमेज़न पे दोनों पे जो है ये उपलब्ध है। लिंक इसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसके अलावा आपके शहर में भी जो बड़े बुक स्टॉल हैं वहाँ पर भी जो है ये आपको मिल जाएगा, तो आप इसको मंगा लीजिए। और ये वन टाइम सोल्यूशन है, इसके साथ कोई भी किताब नहीं पढ़नी है। ये स्वयं अपने आप में एक मानक किताब है, क्योंकि इसमें कम से कम 10 से 12 जो है मानक पुस्तकों, शब्दकोशों इत्यादि को जो है ध्यान में रखकर जो है इसको संकलित करके इसको तैयार किया गया है। तो जो लोग पढ़ते हैं, जिनके पास है, वो निश्चित रूप से जानते हैं इसके बारे में। और ये तीसरा एग्ज़ाम होगा, चौथा एग्ज़ाम होगा जिसमें हम इसको आजमाएंगे। और ये जो हमारी 55 प्लस की गारंटी है ये कभी आज तक किसी एग्ज़ाम में फेल नहीं हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का जो हमारा पहला जो है फैक्ट है वो है सीड पार्क के बारे में। उत्तर प्रदेश में जो है बीजों की गुणवत्ता के सुधार के लिए राज्य सरकार ने एक नया निर्णय लिया है। वो निर्णय ये है कि सीड पार्क यानी बीज पार्कों का, जहाँ पर बीज का उत्पादन होगा, ऐसे सीड पार्क की स्थापना उत्तर प्रदेश में की जाएगी। अब सीड पार्क जो है की विशेषता क्या होती है, भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार, मिट्टी तथा जलवायु के अनुसार कम समय में तैयार होने वाले यहाँ पर उच्च गुणवत्ता के बीज उत्पादित हो सकेंगे। आगे बढ़ेंगे। 15 अगस्त आने ही वाला है और हमारा जो है स्वाधीनता दिवस होता है। तो इस स्वाधीनता दिवस को विशेष बनाने के लिए, क्योंकि अप्रैल में तो जुलाई में तो वैसे भी वन महोत्सव मनाया ही जा रहा है, वृक्षारोपण किया ही जा रहा है, लेकिन 15 अगस्त को जो है विशेषकर उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ पौधे एक दिन में ही रोपे जाएंगे। ये जो है लक्ष्य या टारगेट उत्तर प्रदेश सरकार ने डिसाइड किया है। अब यहाँ पर जो है जो काम की बात है आगे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो दूसरी ये हो सकती है कि 2027 तक उत्तर प्रदेश सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि वन क्षेत्र को, फॉरेस्ट एरिया को, फॉरेस्ट कवर को 9% से बढ़ाकर 15% करना है। कब तक? 2027 तक।
तो ये एक नोटेबल पॉइंट है जो आपसे पूछा जा सकता है। और इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगे के 4 वर्षों में यानी 2027 तक 175 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है। आगे ट्रांसजेंडर समुदाय को जो है और गरिमा प्रदान करने के लिए पहली स्वास्थ्य क्लिनिक खोली जा रही है उत्तर भारत की, और ये खुल रही है उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह के प्रश्न अवश्य संभावी होते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा जो है फैक्ट जिसमें पहला शब्द जुड़ा है कि पहली बार ऐसा हो रहा है, वो आपका स्टैटिक जीके भी बन जाता है, करंट अफेयर्स तो वो है ही है। तो ट्रांसजेंडर वर्ग के लिए लखनऊ में उत्तर भारत की पहली स्वास्थ्य क्लिनिक खोली जाएगी। बस यही महत्वपूर्ण है, आपको ये याद रखना है कि ये लखनऊ में खोली जाएगी। इस सबरंग क्लिनिक में इसका नाम क्या दिया जाएगा? सबरंग। ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि सबरंग क्लिनिक किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए कि सबरंग क्लिनिक जो है ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य परामर्श व यौन रोगों के उपचार के लिए खोली जा रही है। अगला हम देखेंगे फैक्ट, उत्तर प्रदेश की पहली, अब यहाँ पर भी पहला शब्द जुड़ा है, इसको ध्यान रखिएगा, अत्याधुनिक हैचरी। हैचरी आप जानते हैं जहाँ पर मछली के बीज यानी जो है मछली के छोटे छोटे बच्चे जो है उनका उत्पादन किया जाता है एक साथ, उनको हैचरी कहा जाता है। तो पहली ये अत्याधुनिक हैचरी कहाँ पर खोली जाएगी? एक तो गोमती नदी में खोली जाएगी, और गोमती नदी में मतलब जिला कौन सा है? लखनऊ में खोली जाएगी। और लखनऊ का जो है एक गांव है बक्कास, जो कहाँ पर पड़ता है? सुल्तानपुर रोड पे पड़ता है, वहाँ पर जो है ये खोली जाएगी, और ये पहली अत्याधुनिक मॉडल हैचरी होगी। बस इतना ही महत्वपूर्ण है, कहाँ पर, किस नदी के किनारे, ये जो है यहाँ से पूछा जा सकता है। अगला दीदी कैफ़े। दीदी कैफ़े नाम से ही आपको कुछ अंदाज हो रहा होगा कि दीदी कैफ़े क्या हो सकता है। तो दीदी कैफ़े जो है क्या होगा हमारा? महिलाओं के स्वावलंबन के लिए महिलाओं द्वारा संचालित जो है एक कैफ़े होगा, और ये कैफ़े जितने भी उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगम वाले ज़िले हैं उन सभी में अभी खोला जा रहा है। तो दीदी कैफ़े की शुरुआत होगी महिला स्वावलंबन के लिए। पायलट प्रोजेक्ट के लिए बनारस में या वाराणसी में इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये किस मतलब बड़े कार्यक्रम के अंतर्गत है? तो ये दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत, जो राष्ट्रीय आजीविका मिशन है उसके तहत, क्योंकि स्कीम भी आपसे पूछी जा सकती है, उसके लिए संचालित हो रहा है। इस कैंटीन के माध्यम से महिलाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन ये केवल कैंटीन खाने पीने की नहीं रहेगी, यहाँ पर बहुत सारे काम होंगे। क्या क्या काम होंगे यहाँ पर? वहाँ इसमें जो है नाश्ता होगा, खाना होगा, और महिलाओं के द्वारा बाकी जो भी और गतिविधियाँ हैं सब यहाँ पर एक साथ जो है लाई जाएंगी। मुख्य रूप से कैंटीन होगा, लेकिन उसमें कई सारी और चीज़ें भी जोड़ने की योजना सरकार ने बनाई है। तो पहले चरण में जो लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर यानी जितने 17 नगर निगम के ज़िले हैं उनमें ये शुरू किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद एक अच्छी खबर ये है कि देश में एक सर्वे हुआ है, वो भी जो है सर्वे किसके द्वारा किया गया है? सर्वे किया गया है वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट के द्वारा। इन्होंने अपने सर्वे के जो रिजल्ट है उसमें बताया है कि उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा लोगों ने तंबाकू छोड़ने के लिए अपनी काउंसलिंग कराई, और साथ में सबसे ज़्यादा लोगों ने उत्तर प्रदेश से तंबाकू छोड़ी। तो चलिए, उत्तर प्रदेश में जो है इस तरह की पहल जो है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा जो है एक वर्ग रहता है जो तंबाकू की लत के शिकार है। और मैं पहले भी आपसे 1-2 बार जो है अनुरोध कर चुका हूँ, आग्रह कर चुका हूँ, अगर आप या आपके परिवार में कोई भी तंबाकू उत्पादों का सेवन करता है तो जो है बेहतर है कि उसको छोड़ दे, क्योंकि आजकल जो है जिस तरह से कैंसर एक महामारी की तरह फैल रहा है पूरे समाज में, और फिलहाल आज की स्थिति में भी कैंसर लाइलाज है, अगर अर्ली स्टेज में नहीं खोजा जाता है तो प्राणघातक है। तो तंबाकू छोड़ना जो एक समझदारी भरा फैसला है जीवन के लिए। तो बाकी तो यहाँ पर बहुत सारा डेटा दिया है कि कितनी कॉल आई, कितने लोग हैं, उसका जो है बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। बस आपको यही फैक्ट याद रखना है कि इस सर्वेक्षण में ये पाया गया कि उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा लोगों ने तंबाकू छोड़ा है। अब इसमें एक डाटा और रोचक है कि तंबाकू जो खाने वाले लोग हैं, तंबाकू के जो भोक्ता हैं, वो उसमें 98% जो है क्या है? पुरुष हैं।
और 2% जो है, सॉरी, उसके बाद ट्रांसजेंडर तो उसमें से जो है ट्रांसजेंडर की 5% आबादी है, जबकि महिलाओं की सबसे कम यानी 2% शामिल हैं। ये आंकड़े जो है बताते हैं, ये उच्चतम प्रतिशत है जो है। तो आपको लग रहा होगा कि ये 100% नहीं है, क्योंकि हमको लगता है कि इसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अलग रखा हो गया। तो महिला पुरुष का तो इन्होंने अनुमान सीधा सीधा दे दिया जो कि 98 और जो है 2% ट्रांसजेंडर को जो है इन्होंने अलग कैटेगरी में इसको गिना होगा। और सबसे ज़्यादा तंबाकू के जो उपभोक्ता हैं, जो खाने वाले लोग हैं, वो 10वीं की परीक्षा पास करने वाले व्यक्तियों की हैं, जिनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो है पॉइंट है गोपाल दास नीरज स्मृति पुरस्कार। ये साहित्य क्षेत्र का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसके लिए 5 युवा कवियों का उत्तर प्रदेश सरकार ने चयन किया है। अब इसमें जो है कुछ बड़े नाम हैं जो आपने पहले भी सुने होंगे। कवियों में पंकज प्रसून को उनकी कृति तब गीतों ने में साथ निभाया, तो कृति भी आपसे पूछी जा सकती है, क्योंकि अगर ये प्रसिद्ध कृति है तो पूछी जाती है। फिर डॉक्टर प्रभांशु कुमार को उनकी कृति डॉक्टर प्रभांशु की कलम से काव्य संग्रह, वेद में वित्र शुक्ला को एक समंदर गहरा भीतर के लिए, और कृष्ण कुमार को कनक को उलझाता जाल तुम्हारा, व निशा सिंह नवल, ये इनका उपनाम है, को मैं निशा हूँ के लिए ये पुरस्कार गोपाल दास नीरज स्मृति पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो इतना पर्याप्त है, बहुत ज़्यादा इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 2024 तक हर जिले में खेलो इंडिया सेंटर खोला जाएगा, और ये घोषणा कहाँ पर हुई? तो अभी 3 जून को, अगर आपको ध्यान होगा, 3 जून को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का समापन हुआ, 22 का समापन हुआ, सॉरी, ये गेम्स 22 के थे। तो उस समय पर जो है केंद्रीय खेल संचार युवा कल्याण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने घोषणा की कि देश भर में खिलाड़ियों को सुविधाएं देने के लिए सभी जगह जो है सभी जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। तो उसी के तहत जो है उत्तर प्रदेश में भी ये घोषणा की गई कि हर जिले में खेलो इंडिया सेंटर यहाँ पर स्थापित होगा। आगे बढ़ते हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय को अब राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया है। तो इससे पहले एक और जो है दिव्यांगों के लिए यूनिवर्सिटी है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा वाली, और उसके बाद जो है दूसरे नंबर की ये है। अब इसको भी स्टेट यूनिवर्सिटी का जो है दर्जा दे दिया गया है। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये जो है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी जो है ये तो लखनऊ में है, लेकिन जो रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय है ये कहाँ पर स्थित है? ये चित्रकूट में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर्स लेते हैं। सोलर बोट चलाने की योजना शुरुआत की गई है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। तो सबसे पहले जो है ये कुछ धार्मिक पर्यटन नगरियों में, जिनका नाम यहाँ पर दिया है, अयोध्या, काशी, मथुरा, प्रयागराज व गढ़मुक्तेश्वर में जो है इनको चलाया जाएगा। इसके बाद जो है जब अगला सेशन इसका शुरू होगा उसमें चित्रकूट, आगरा, गोरखपुर, जौनपुर सहित अन्य नदी किनारे वाले शहरों में सोलर बोट चलाने की सुविधा दी जाएगी। इसके बाद चलते हैं। कौशल रोजगार निगम की स्थापना उत्तर प्रदेश में की जाएगी, और ये मॉडल कहाँ से अपनाया जा रहा है? हरियाणा से अपनाया जा रहा है। लेकिन इसमें कोई सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी, इसमें आउटसोर्सिंग के माध्यम से रोजगार दिए जाएंगे। श्रम विभाग जो है आउटसोर्सिंग के लिए सारा डेटा कलेक्ट करेगा, उसके लिए पर्टिकुलर जो है पोर्टल बनाया जाएगा, जैसा कि इस समय हरियाणा में चल रहा है। और इस पर सभी विभाग अपने यहाँ की समूह ग और घ यानी ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसीज को अधिसूचित करेंगे, और आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो है यहाँ पर भर्तियाँ की जाएंगी। आगे बढ़ेंगे। IIT कानपुर ने पौधों वाला एक एयर प्यूरीफायर बनाया। अब ये आपको मुख्य रूप से याद रखना कि किस संस्था ने बनाया, तो IIT कानपुर हो गया। ये है क्या? ये जो है एक एयर प्यूरीफायर है जिसमें पौधा ही लगा रहेगा। पौधा एक गमले नुमा जो है बॉक्स में रहेगा, और वो एयर को कमरे में प्यूरीफाई करता रहेगा। लेकिन इसके साथ में जो है उसमें एक मशीन भी लगेगी, और इसकी जो शुरुआत होगी वो लगभग 5,000 की कीमत से शुरू होगा। और ये डिवाइस जो है 100 वर्ग फीट
कि एक रूम की एयर क्वालिटी को बेस्ट बनाने के लिए काफ़ी है। इससे बेडरूम या ड्राइंग रूम में रख दिया जाएगा और ये पौधा मतलब जैसे घर की खूबसूरती बनाने के लिए ऑर्नामेंटल प्लांट्स रखे जाते हैं, सेम उसी तरह से दिखेगा भी और शुद्ध हवा भी जो है देगा। अब इसके बारे में और विशेषता बताई जा रही है जो आपको बस जानना जरूरी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसका बहुत महत्व तो नहीं रहेगा। तो उसके बारे में बताया गया है कि 150 वर्ग फीट के कमरे में ये डिवाइस 15 मिनट में जो एक QI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको 311 से गिराकर 39 कर देगा, यानी इसकी प्यूरिफिकेशन की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होगी। आगे बढ़ेंगे। वेद विज्ञान केंद्र, इसकी चर्चा जो है पिछले साल से ही चल रही है, कैबिनेट वगैरह से ये पास हो गया था। अब इसके लिए पर्टिकुलर प्लेस भी खोज लिया गया है। तो सीतापुर का जो नैमिषारण्य तीर्थ स्थल है उसमें इसकी स्थापना होगी। वेद विज्ञान केंद्र में प्रशासनिक भवन, शैक्षणिक भवन, गुरुकुल, यज्ञशाला, मंदिर आदि का निर्माण कराया जाएगा और ललिता देवी मंदिर में आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए विंध्यवासिनी धाम की तरह कॉरिडोर का भी निर्माण कराया जाएगा। और यहाँ जाने के लिए लखनऊ से सीतापुर तक इलेक्ट्रिक बस सेवा का भी नियमित रूप से संचालन होगा। आगे बढ़ेंगे। फिर पहला शब्द आ गया, इम्पॉर्टेंट है। क्या है पहला? तो बरेली में प्रदेश का पहला गो भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्र बनेगा। बस इतनी ही जो है इसमें मुख्य बात है, क्योंकि ये पहला है तो आपको स्थान याद रखना है कि ये जो है गो भ्रूण प्रत्यारोपण की केंद्र जो है कहाँ पर होगा? बरेली में होगा। इसका संचालन PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर किया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्र का, जिससे कि गायों की नस्ल में सुधार किया जा सके। आगे बढ़ेंगे। अन्नपूर्णा मॉडल को देश भर में लागू किया जाएगा। तो ये अन्नपूर्णा मॉडल कहाँ पर अभी चल रहा है? ये अन्नपूर्णा मॉडल का एक अनोखा प्रयोग किया गया है बरेली में। इसमें क्या है, जो राशन की दुकानें होती हैं, सरकारी राशन की दुकानें, उसके साथ में ही कृषि जन सुविधा केंद्र, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र इत्यादि बनते हैं सरकारी, वो एक साथ मर्ज करके एक कॉम्प्लेक्स के रूप में वहाँ पर विकसित किया गया है। इसको अन्नपूर्णा स्टोर का नाम दिया गया है और सरकारी राशन की दुकानों को इसी अन्नपूर्णा केंद्रों में शिफ्ट कर दिया जाएगा और इसमें जो है एक जनरल स्टोर भी खोला जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। कौन कौन सी? जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार, पेंशन, विभिन्न प्रकार के बिल जमा करने हो, बिजली पानी का, फिर ई स्टाम्प लेना हो, LPG सिलेंडर, अग्निशमन यंत्र के बारे में, और यहाँ पर माइक्रो ATM, BC सखी आदि सेवाएं, मतलब कुल मिला के जितनी भी जन सेवाएं, जन सुविधाएं होती हैं उनको एक छत के नीचे लाने के लिए ये प्रयोग, क्योंकि बरेली में ये सक्सेस हो चुका है तो इसको पूरे देश में यहाँ से एडॉप्ट करने की प्लानिंग की गई है। आगे बढ़ेंगे। पहला बायोडाइवर्सिटी प्लांट, अब यहाँ भी पहला है तो ये कहाँ बनेगा? लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में बनेगा। इसको ध्यान रखिएगा। सबसे जो मूल क्वेश्चन है वो यही पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का जो पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क है वो कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा लखनऊ में। लखनऊ नगर निगम में सिवरी जो है वहाँ पर एक कूड़ा निस्तारण का प्लांट है, गार्बेज निस्तारण का, और उसके पास ही ये 25 एकड़ ज़मीन पर बायोडाइवर्सिटी पार्क बनेगा और इस जैविकता पार्क को देखते हुए पक्षियों के अनुकूल इसको बनाया जाएगा। इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। 6 उत्तर प्रदेश के ऐसे ज़िले हैं जो असेवित हैं, जहाँ पर अभी असेवित का मतलब ही होता है जो सेवा से वंचित हैं या जहाँ पर कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो वहाँ पर जो है PPP मोड पर मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जाएगी, जिसकी उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है। अब ये ज़िले हैं मैनपुरी, बागपत, हाथरस, कासगंज, महोबा व हमीरपुर में। अब इसके लिए जो है सरकार की वायबिलिटी गैप इंडिंग योजना की सब स्कीम 2 के अंतर्गत इसकी स्थापना होगी। और ये जो वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम है ये किसके द्वारा प्रायोजित है? ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ना होके
ये केंद्र सरकार की योजना है जिसके तहत ये पीपीपी मॉडल पर 6 मेडिकल कॉलेज स्थापित होंगे उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड शो। अभी आपने देखा था जो है कि फरवरी में जो है उत्तर प्रदेश में जो है नेशनल ट्रेड शो का आयोजन हुआ था। आगे अब क्या होगा, अब सितंबर में एक नया जो है ट्रेड शो जो कि इंटरनेशनल ट्रेड शो है उसका आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। ये आयोजन उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा और इसके लिए उत्तर प्रदेश में जो भी निवेश की संभावनाएं हैं वो प्रस्तुत की जाएंगी अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के सामने। और कौशल विकास मिशन व ग्रामीण विकास मिशन को भी ट्रेड शो से इस बार जोड़ा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे भी बहुत महत्वपूर्ण जो है फैक्ट है, ये भी अब चूंकि उत्तर प्रदेश का पहला है तो उत्तर प्रदेश की पहली मैग्नेट सिटी कौन सी बनने जा रही है, तो इसका जवाब सीधा सीधा है लखनऊ। अब मैग्नेट सिटी क्या होता है, मैग्नेट सिटी में कोई ऐसा नहीं होता कि वहाँ बहुत सारे चुंबक लगे होंगे। मैग्नेट सिटी का मतलब होता है कि वो शहर जो अपने अंदर जो है निवेश और व्यापार की जो है असीम संभावनाएं रखता है और बाहरी लोगों को यानी विशेषकर बाहरी निवेशकों को अपने चुंबकीय आकर्षण से निवेश के लिए आकर्षित कर सके, तो उसको हम नाम देते हैं मैग्नेट सिटी। अब ये मैग्नेट सिटी यूपी में तो पहली लखनऊ है, लेकिन इससे पहले जो है 8 मैग्नेट सिटी हैं। कहाँ कहाँ पर हैं, दिल्ली एनसीआर में है, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु और अहमदाबाद पहले से ही मैग्नेट सिटी के नाम से जाने जाते हैं। अब इस फहरिस्त में जो है लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है वो भी मैग्नेट सिटी के रूप में जाना जाएगा। और इसको बनाने का जो जिम्मा है, जो इसके लिए उत्तरदायित्व उठाया है, वो आईआईटी कानपुर की इसमें बड़ी भूमिका होगी। सरकार आने वाले समय में कानपुर को रोबोटिक्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी के हॉटस्पॉट के तौर पर भी पहचान दिलाना चाहती है, भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा जो है करंट है कि पीएम-सीएम इंटर्नशिप जो योजना चल रही है उससे युवाओं को 7.5 लाख नौकरियां देने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक घोषणा में कहा है कि जो एसएमई सेक्टर है ये पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेस पर जमीन चिन्हित करके उसके किनारे जो है एसएमई क्लस्टर्स स्थापित करेगी जहां पर रोजगार की संभावनाएं हैं और उसमें जो है रोजगार युवकों को दिया जाएगा। तो संख्या तो बड़ी भारी भरकम है 7.5 लाख का, लेकिन कब तक जो है ये पॉसिबल होगा ये तो वक्त बताएगा। आगे बढ़ते हैं, 5000 फुट की ऊंचाई से कृत्रिम बारिश कराई जाएगी। और ये टेक्निक, चूँकि कृत्रिम बारिश जो है उत्तर प्रदेश में खासकर जो है बुंदेलखंड जो रीजन है वहाँ पर सूखेग्रस्त बहुत से क्षेत्र हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आर्टिफिशियल क्लाउड रेनिंग ये कोई ऐसा नहीं कि नई टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसका उत्तर प्रदेश में प्रयोग किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में इसके प्रयोग के लिए जो संस्था है वो है आईआईटी कानपुर, उसके द्वारा ये विकसित किया गया है जो 5000 फुट की ऊपर से बारिश करा देगा। कृत्रिम बारिश ये बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त इलाकों, लखनऊ के प्रदूषण को कम करने के लिए भी जो है इसका उपयोग किया जाएगा, क्योंकि जहाँ पर भी प्रदूषण ज़्यादा होता है अगर वहाँ पर बारिश हो जाती है तो वहाँ पर जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं, जो निलंबित कण होते हैं, जो एसपीएम वगैरह जो है वायु प्रदूषण के कारण जमा होते हैं वायुमंडल में, वो सभी जो है सेडिमेंटेशन के प्रोसेस से ज़मीन पर आ जाते हैं, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स उससे सुधर जाता है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में 20 नए अस्पतालों को खोलने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बस इतना ही जो है ये है, इसमें और कुछ बहुत ज़्यादा डिटेलिंग की आवश्यकता नहीं है। अभी हाल ही में एक स्टडी हुई है जिसने ये बताया है कि विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है जो उत्तर प्रदेश से गुजरती है उसमें 140 करोड़ वर्ष पहले भूकंप के प्रमाण मिले हैं। और ये स्टडी की है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने। थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए, इंटरेस्टिंग है, भले एग्जाम में ना पूछा जाए लेकिन इंटरेस्टिंग तो है, इसको जानना चाहिए आपको। शोधकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के चित्रकूट, सतना तो एमपी में आ जाता है, जो सीमांकन क्षेत्र है इसका,
उसमें करीब 140 करोड़ वर्ष पूर्व 3 भूकंप के प्रमाण ढूंढे हैं। चित्रकूट धाम से लगभग 3.5 किलोमीटर की दूर स्थित हनुमान धारा, जो चित्रकूट का ही एक क्या है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, पर्यटन स्थल है। वहाँ जहाँ पर विंध्य पर्वत है, उस पर कई ऐसी विकृत संरचनाएं ढूंढी हैं जो उस समय के भूमिगत परिवर्तनों को दर्शाती हैं। इस विकृत संरचनाओं को गठन, भूकंपीय झटकों द्वारा उत्पन्न गुरुत्वाकर्षणीय अस्थिरता, तरलीकरण एवं द्रवीकरण समेत अनेक अन्य प्रक्रियाओं के संयोजन से हुआ है। तो पूछा जा सकता है किस क्षेत्र में ये खोज हुई है, बाकी बहुत ज़्यादा इसका महत्व नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हर्बल मिश्रणों से सुरक्षित रहेंगे फल, तो इसकी ज़रूरत क्या है? क्योंकि अभी तक जो है जैसे केला वगैरह पकाया जाता है या अन्य फल पकाए जाते हैं, तो उसमें जो है केमिकल यूज़ किए जाते हैं जो कि शरीर के लिए घातक होते हैं। अगर बहुत अच्छी तरह से उसको धुला नहीं गया है फल को, तो वो आपके शरीर में भी जाकर नुकसान पहुंचा जा सकता है, खासकर सोडियम बेंजोएट वगैरह जो परिरक्षण में भी काम आता है। लेकिन अभी जो है BBU की वैज्ञानिक जो है डॉक्टर सुनीता मिश्रा ने 1.5 वर्ष के शोध के बाद पैक्टिन सॉल्वेंट यानी पैक्टिन का एक मिश्रण तैयार किया है। इसकी महज 1% परत लगाने पर फल को 6 से 8 माह तक जो है सहेज कर रखा जा सकता है, क्योंकि फल और सब्जियों में एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि उनके जल्दी पकने के कारण जो है उनका जो है बहुत नुकसान होता है किसानों को, उनको औने पौने दामों पर बेचा जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में आम तो बहुत ज़्यादा उगाया जाता है, लेकिन जब शुरू में नया नया आम आता है तब जो है उसके दाम ज़्यादा होते हैं। जैसे ही आम प्रचुर मात्रा में मार्केट में आ जाता है तो वो कौड़ियों के दाम बिकने लगता है। उसकी एक वजह यही है कि उसको हम स्टोर करने की कोई बहुत अच्छी विधि हमारे पास नहीं थी अब तक। तो ये जो पैक्टिन सॉल्वेंट है, ये कच्चे केले के छिलकों में पाए जाने वाले तत्वों से तैयार किया गया है और पूरी तरह से हर्बल है और खाद्य पदार्थों को से नुकसान से बचाएगा, आगे बढ़ेंगे और उनको सुरक्षित भी रखेगा। अगला है, अब उत्तर प्रदेश में एक और संभावना देखी गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस समय कूड़े से बिजली बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं। कूड़ा संयंत्र बहुत जिलों में स्थापित किए गए, कई जगह बायो वेस्ट के जो है ये संयंत्र चालू भी हो चुके हैं, खासकर लखनऊ और अलीगढ़ वगैरह में। तो अब एक और संभावना तलाशी जा रही है कि जो कूड़े के प्लांट हैं उनसे हाइड्रोजन हम बना सकते हैं। तो हाइड्रोजन बनाने का इस तरह का जो विचार है, ये पहला राज्य है जिसने इस तरह का विचार अपना प्रस्तुत किया है। और अभी जो है एक कार्यक्रम में देवरिया में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी आए थे, उन्होंने बहुत सारी परियोजनाओं का उद्घाटन किया और उन्होंने ही ये विचार दिया कि उत्तर प्रदेश हाइड्रोजन ऊर्जा बनाने वाला पहला राज्य बने, क्योंकि वेस्ट से वेल्थ जो है यानी कचरे से धन बनाने का उत्तर प्रदेश जो है सूत्र जानता है। कचरे से, गंदे पानी से, बगास से, बगास आप जानते हैं जो खोई वगैरह जो है इसकी होती है, क्योंकि गन्ना उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, तो उससे जो है हाइड्रोजन आराम से बनाया जा सकता है। इसीलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के पास ये सारी चीज़ें हैं और ज़मीन भी है, पानी भी है, इसलिए इस संभावना यहाँ पर देखी गई है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में आधी आबादी अपने सशक्तिकरण पर है। आधी आबादी यानी महिला सशक्तिकरण की यहाँ पर बात हो रही है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, उत्तर प्रदेश अर्थ एवं संख्या प्रभाग के द्वारा जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि महिलाओं की सुरक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी के चलते महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। अब कई सारे इसमें फैक्ट जो है उस रिपोर्ट में उदाहरण स्वरूप दिए गए हैं, जैसे कि कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 17-18 से 21-22 के बीच जो है क्षेत्रीय विषमता कम हुई है और राज्य की वृद्धि दर बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? ये 14.7% जो है हुई है। इसके बाद जो है जो राष्ट्रीय फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वां चरण है, उसके मुताबिक 15-16 में कुल प्रजनन दर उत्तर प्रदेश में 2.4 थी। अब ये जो है कितनी हो गई? 19-20 में 2.7 हो गई है। नवविवाहिता महिलाओं में घर में चलाने का मुख्य निर्णय वाली महिलाओं की संख्या बढ़ी है, यानी वो जो है होम मेकर बन के जो है नवविवाहिता महिलाएं प्रमुखता से परिवार की जिम्मेदारी को उठा रही हैं। अब यह खुद या संयुक्त रूप से ज़मीन या मकान लेने वाली महिलाओं की तादाद भी बढ़ी है। ज़्यादातर जो है जो प्रॉपर्टीज़ खरीदी जा रही हैं वो महिलाओं के नाम पर खरीदी जा रही हैं। 15 से 24 साल की युवतियाँ माहवारी के दौरान हाइजीनिक तरीके से
जो है सैनिटरी पैड का उपयोग इत्यादि करने लगी हैं। इसके अलावा जो है इस सर्वे में बताया गया कि उत्तर प्रदेश ने अब बेहतर प्रगति की है। तो कई सारे ये मानक दिखाए गए हैं, ज़रूरी नहीं कि आप जो है एक एक चीज़ को यहाँ पर याद रखें, बस एक जो है यहाँ पर आपको स्थिति बताई गई कि महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में हाउस टैक्स वसूलने की स्थिति बहुत लो है, इसका भी एक सर्वे सामने आया है। इसमें बताया गया है कि देश का सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद भी राष्ट्रीय आय टैक्स की आय हिस्सेदारी में महाराष्ट्र व गुजरात से उत्तर प्रदेश कम है, यानी तीसरे नंबर पे है। नगर निगमों में हाउस टैक्स की वसूली की स्थिति भी बताई गई है। खैर इस डाटा का आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी विशेष महत्व नहीं है। आगे बढ़ेंगे। एक और पहला शब्द वाला फैक्ट है कि नौनिहालों का हेल्थ कार्ड बनाने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है। तो ये भी अपने आप में चूँकि पहली बार हो रहा है इस तरह का प्रयोग या पहली बार ऐसी उपलब्धि है, तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये क्या सुविधा है, डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में बच्चों के, और ये जो है किसके द्वारा शुरू किया गया, लखनऊ स्मार्ट सिटी के अंतर्गत स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत ये शुरुआत हुई है। अभी तक देश में कहीं और ये सुविधा नहीं थी, और पायलट प्रोजेक्ट के तहत लखनऊ स्मार्ट सिटी द्वारा ये सुविधा पहली बार दी गई है। अब इसका अनुसरण करते हुए और जगह भी ये शुरू हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। बिंद बुंदेलखंड के हर घर में अगस्त तक नल से जल पहुंच जाएगा। तो ये जल जीवन मिशन का ही एक लक्ष्य है, लेकिन सबसे पहले इन इलाकों में इसकी पूर्ति की जाएगी। कौन से इलाके हैं, बिंद बुंदेलखंड जो रीजन है, क्योंकि यहाँ पर जो है सिंचाई और पानी की सुविधाएं और खासकर घर तक पेयजल की सुविधाएं नहीं थी, तो अगस्त माह तक ये लक्ष्य रखा गया है कि हर घर नल मिशन जो है वो हर हाल में हो जाए। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपसे एग्ज़ाम में मोस्ट प्रॉबेबली पूछा जा सकता है वो ये है कि महोबा प्रदेश का पहला ऐसा ज़िला बन गया है जो हर घर नल से सुविधा प्रदान कर रहा है। अब घरौनी योजना के बारे में जानते हैं आप, जैसे खतौनी होती है जिसमें खेत का डिजिटल विवरण आज की डेट में सभी के किसानों को उपलब्ध कराया गया है। उसी तरह से पहले गाँव में चूँकि रजिस्ट्री तो होती नहीं थी मकानों की, ना दाखिल खारिज होता था, ना उनका कहीं पर जो है इस तरह से कंप्यूटराइज या डिजिटल नाम चढ़ता था। इससे कई सारे विवाद आते थे, खासकर जो है परिवार में जब बंटवारा हुआ या परिवार के मुखिया की मृत्यु हो गई या किसी और ने कब्जा कर लिया, तो ये प्रमाण से सिद्ध करना मुश्किल हो जाता था कि अगर गांव में किसी का मकान है तो उसके नाम दर्ज है, ऐसा कोई रिकॉर्ड स्पेसिफिक नहीं हुआ करता था। तो इसके लिए घरौनी वाला डिजिटल घरौनी कार्यक्रम शुरू किया गया था। ये इस कार्यक्रम का नाम क्या है, स्वामित्व योजना, ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो इस दिसंबर तक घरौनी हर व्यक्ति के हाथ में पहुंच जाए, ये जो है लक्ष्य रखा गया है, और राजस्व परिषद ने दिसंबर तक 90,908 गाँव के परिवारों को घरौनी वितरण का लक्ष्य दिया है। आगे बढ़ेंगे। गन्ने का जो है प्रदेश में उत्पादन बढ़ा है, सरकार ने भी हाल ही में कुछ आंकड़े जारी किए हैं, उस आंकड़ों पर नज़र डालते हैं। 16-17 में औसत गन्ना उत्पादकता उत्तर प्रदेश की कितनी थी, ये सब थोड़ा सा याद रखने वाली चीज़ें। 72.38 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर थी, जो 22-23 में यानी लेटेस्ट डेटा जो है क्या है 83.95 हो गई है। तो ये कंपेरिजन याद रखिएगा या वर्तमान ही याद रख लीजिए। अब प्रति हेक्टेयर 11.57 मीट्रिक टन गन्ने का अतिरिक्त उत्पादन हो रहा है। फिर 6,403 लाख गन्ने टन की पेराई हो चुकी है। 6,683.07 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है, और 40,380 प्रति हेक्टेयर किसानों की आय में वृद्धि हुई है। तो बहुत ज़्यादा डेटा से नहीं खेलना है आपको, बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना है। मेन जो है उत्पादकता के बारे में आप ध्यान रख सकते हैं, और ये जो आय वृद्धि का डेटा दिया है ये आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा में जो है एक फैक्ट्री लग रही है जिसमें रोबोट का उत्पादन होगा, और ये रोबोट का उत्पादन कितना होगा प्रतिवर्ष, 60,000 रोबोट का उत्पादन होगा। ध्यान रखिएगा, कुछ अखबारों में इसी खबर में 50,000 दिया हुआ है, तो डिफरेंस है, लेकिन 2-3 जगह मैंने टैली किया तो मुझे ज़्यादा एक्यूरेट जो है 60,000 लग रहा था। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड
की समर्थित कंपनी है रोबोटिक्स कंपनी एडवर्ब टेक्नोलॉजी, जो देश में अपनी दूसरी फैक्ट्री जो है ग्रेटर नोएडा में स्थापित करने जा रही है। इस फैक्ट्री में ना सिर्फ रोबोट बनाए जाएंगे, बस से वहाँ पर रोजगार भी उपलब्ध होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फैक्ट्री के जरिए 3000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। ये देश की सबसे बड़ी रोबोट उत्पादन करने वाली कंपनी होगी, जो हर वर्ष 60,000 से अधिक रोबोट बनाएगी। आगे बढ़ेंगे हम, मथुरा आगरा में हेलीकॉप्टर सेवा को मंजूरी दे दी गई है। पर्यटन, खासकर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई जगह जो है ये हेलीकॉप्टर सेवा 2 शहरों में शुरू की जा रही है। जबकि आप जानते हैं मथुरा आगरा की कोई दूरी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है चूँकि पर्यटन को और आकर्षक बनाना है उसके लिए सुविधा दी जा रही है। तो पर्यटन के लिहाज से इसको मथुरा से आगरा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा को मंजूरी दे दी गई है और ये भी पीपीपी मॉडल पर संचालित होगा। आगे बढ़ते हैं। विधायकों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए विकास निधि मिलती है, आप सभी लोग जानते हैं। अब ये बढ़ा दी गई है। इसमें जो है क्या है, प्रत्येक वर्ष में विधायक निधि में 5 करोड़ रुपए क्षेत्र विकास निधि के लिए दिए जाएंगे। पहले क्या थी, पहले ये 3 करोड़ प्रतिवर्ष था, अब ये 5 करोड़ कर दिया गया है। तो ये जो है एक अच्छी खबर है। आगे बढ़ते हैं। एक और सरकार ने फैसला लिया है कि जो गैर पंजीकृत छोटे उद्यमी हैं उनको भी दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जाएगा। तो ये जो सूक्ष्म उद्यमी हैं ये भी जो है इनको भी बीमा मिलेगा, जिससे इनके साथ कोई दुर्घटना होती है तो ये इनको कवर होगा। 18 से 60 वर्ष तक की आयु वाले इसमें पात्र होंगे। प्रदेश में 15% उद्यमी पंजीकृत हैं और 85% ऐसे उद्यमी हैं जो गैर पंजीकृत हैं। इसीलिए ये निर्णय लिया गया है क्योंकि मोस्टली तो जो है नॉन रजिस्टर्ड जो है इंटरप्रेन्योर हैं उत्तर प्रदेश में। अब इसमें क्या प्रावधान है, मृत्यु या होने पर या अपंगता पर 5 लाख रुपए तक का दावा किया जा सकेगा। आगे बढ़ेंगे। राम कला संग्रहालय का संचालन तीर्थ क्षेत्र करेगा। ये कहाँ स्थापित होगा, मेन रूप से ये जान लीजिए। तो कैबिनेट द्वारा अयोध्या के राम कला संग्रहालय और आर्ट गैलरी के प्रबंधन, संचालन और उसके रखरखाव के लिए इस संग्रहालय की श्री राम जन्मभूमि तीर्थ को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। अयोध्या में है, ये ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के नामकरण का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। तो पहले तो ये प्रस्ताव पारित हुआ कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी खुलेगी उत्तर प्रदेश में, अब उसका नाम भी रख दिया गया है। क्या नाम रखा गया है, तो ये देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर झलवा प्रयागराज में ये यूनिवर्सिटी स्थापित होगी और हो रही है। और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के नाम में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम जो है जुड़ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अमेरिकी लोगों में जो है उत्तर प्रदेश के उत्पाद बहुत ही पॉपुलर हो रहे हैं। कुछ सरकार ने डेटा जारी किए हैं। तो इसमें क्या है, अगर देश में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा योगदान निर्यात में है राज्यों में। यहाँ से 32,815 करोड़ रुपए के उत्पाद वित्तीय वर्ष 22-23 में अमेरिका को भेजे गए हैं। इसमें क्या क्या भेजा गया है, चमड़े के उत्पाद, सिले सिलाए वस्त्र, मीट, कालीन और आर्ट एंड क्राफ्ट, हस्तशिल्प उत्पाद जो है प्रमुख हैं। बाकी डेटा है, बहुत ज़्यादा डेटा में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल आपको नॉर्मली दिखाने के लिए डेटा है। आगे बढ़ेंगे। फिर एक पहला वाला आ गया, लखनऊ सबसे पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के रूप में स्थापित होगी। और ये केवल उत्तर प्रदेश की नहीं, इंडिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के रूप में लखनऊ को विकसित किया जाएगा। और इसका भी जो है जो लक्ष्य है बैक में पीछे, वो वही है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य है उत्तर प्रदेश का, उसी के लिए। आगे बढ़ेंगे। जो बाइडन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनको उत्तर प्रदेश के तामपत्र से दिया गया गिफ्ट में। मोदी जी अभी वहाँ पर गए थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश के भारत के बहुत सारे राज्यों से बहुत सारे विशिष्ट उत्पाद जो है वहाँ पर तमाम लोगों को भेंट किए गए। तो उत्तर प्रदेश का उसमें तामपत्र है, इसीलिए जो है इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके बताना जरूरी है, हो सकता है कहीं यहाँ से प्रश्न आ जाए। अब क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, महाराष्ट्र का गुड़ दिया गया है, पंजाब का घी दिया गया है,
उत्तराखंड का चावल दिया गया है, गुजरात का नमक दिया गया है, तमिलनाडु का तिल दिया गया है, कर्नाटक के मैसूर की सुगंधित चंदन की लकड़ी गिफ्ट की गई है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के कारीगरों द्वारा बनाया गया चांदी का नारियल भेंट किया, राजस्थान के कारीगरों द्वारा निर्मित सोने और चांदी के सिक्का भेंट किया गया, कोलकाता के चांदी कारीगरों द्वारा बनाई गई चांदी की मूर्ति और उत्तर प्रदेश में बना चांदी का श्लोक लिखा तामपत्र, ये जो है मोदी जी ने वहाँ पर विभिन्न जिन लोगों से मिले, जिन राजनेताओं से मिले, उनको भेंट किया। आगे बढ़ते हैं। अमरोहा की ढोलक को जीआई टैग दिया गया, वो डीओपी में पहले से ही, क्योंकि ढोलक का जो है प्रमुख केंद्र अमरोहा ही है, तो अब जो है इसको जीआई टैग से भी नवाज दिया गया है और ये पहले से ही ओडीओपी उत्पाद है अमरोहा का। जीआई टैग मिलने से क्या होता है, ढोलक को जो है एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल जाती है। फिर चंबल में डॉल्फिन सफारी बनेगी और ये चंबल सेंचुरी जो है, जो चंबल अभ्यारण्य है उसमें बनाई जाएगी। जो चंबल अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य 1979 में घोषित हुआ था और ये 635 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसका जो विस्तार है मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तीनों में ही है। आगे बढ़ेंगे। अयोध्या में सरयू में क्रूज़, जैसे कि वाराणसी में क्रूज़ शुरू किया गया था, उसी तरह से सरयू नदी में क्रूज़ और हाउस बोट का भी जो है पर्यटन के लिए व्यवस्था की गई है। ये सरयू में अब कनक महल व पुष्पक भी जल विहार कराएंगे। ये पर्यटकों के लिए चलाए जाने वाले हाउस बोट व क्रूज़ के नाम हैं, पुष्पक जो है। इसी क्रम में लंदन की टेम्स नदी और दुबई की मरीना की तरह रामनगरी की सरयू में हाउस बोट भी पर्यटकों के लिए उपलब्ध रहेगी। आगे बढ़ते हैं। बिना केमिकल के शुद्ध होगा चीनी मिलों का प्रदूषित पानी। चीनी मिलों से बहुत ज़्यादा प्रदूषित पानी निकलता है और कहीं कहीं तो उसको जो है अनट्रीटेड ही नदियों में बहा दिया जाता है, नालों में बहा दिया जाता है, या केमिकली अगर ट्रीट भी किया जाता है तो जो केमिकल से ट्रीट किया जाता है वो खुद ही अपने आप में एक प्रदूषक होता है। तो इसके लिए एक जो है रास्ता ढूंढा है और रास्ता ढूंढने वाला जो संस्थान है वो है राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, शुगरकेन नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर। इन्होंने बेहद कम लागत वाला औद्योगिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र विकसित किया है जो रसायनों के प्रयोग के बिना दूषित पानी को शुद्ध करेगा। नवीन तकनीक से प्राप्त शुद्ध पानी को 3 माह तक संग्रहित भी किया जा सकता है। तकनीक में खाद्य उद्योगों से निकलने वाले दूषित पानी को शुद्ध किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। युद्धपोत पर सामग्री पहुंचाने में सेतु बनेगा स्वदेशी पैराशूट। ये भी उत्तर प्रदेश के एक बड़े संस्थान द्वारा विकसित किया गया है, इसीलिए जो है ये महत्वपूर्ण है। डीआरडीओ के द्वारा तो विकसित किया गया है, लेकिन ये स्वदेशी एयर ड्रॉपलेट कंटेनर और कानपुर स्थित आयुध पैराशूट निर्माणी फैक्ट्री में बना पैराशूट है जिसका नाम जो है सेतु दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। कानपुर देहात में ऊसर भूमि को जैविक उर्वरक से बनाया गया जो है उपजाऊ। अब ये भी जो है एक अच्छा एक्सपेरिमेंट है अगर देखा जाए कि जो ऊसर बंजर भूमि है उसको जैविक उर्वरक मानी बायो फर्टिलाइजर्स के माध्यम से जो है फर्टिलाइज्ड मतलब उपयोगी बनाया जा रहा है, उर्वर बनाया जा रहा है। और ये रिसर्च किया है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नवीन अरोड़ा की जो है टीम ने। उन्होंने कानपुर देहात की ऊसर भूमि को जैविक उर्वरक से उपजाऊ बनाया है और इस शोध के लिए उन्हें रूरल इनोवेटर्स अवार्ड भी प्रदान किया गया है। किसे? डॉक्टर नवीन अरोड़ा को। इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आम का सीजन चल ही रहा है और अभी एक आंकड़ा जारी किया गया सरकार द्वारा कि सबसे ज़्यादा फेमस तो दशहरी ही है, उसके बाद जो है लंगड़ा आम जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस बना हुआ है सभी की पसंद में। तो प्रदेश का जो आम उत्पादन है थोड़ा सा एक आंकड़ों में देख लेते हैं, ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो। 13 जिलों में उत्तर प्रदेश में आम की बेल्ट है। 2.66 लाख हेक्टेयर आम का क्षेत्रफल है उत्पादन में। कुल 43.52 मीट्रिक टन आम का उत्पादन हुआ है इस बार। 17.20 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन। फिर 370 फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगी हैं आम के लिए स्पेशल और 25,750 रोजगार मिला हुआ लोगों को।
और उत्तर प्रदेश के आम की मांग बहुत दूर दूर तक विदेशों तक है। लंदन, दुबई, जर्मनी, अमेरिका, स्पेन, दोहा, मिलान, स्वीडन, इटली, नीदरलैंड, मस्कट, तो यहाँ सब जो है आम भेजा जाता है। तो निश्चित रूप से आम उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध उत्पाद है जो देश विदेश तक अपनी पहचान रखता है। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर तो पहले से ही स्थापित हो चुका है। अब एक नया निर्णय लिया गया है कि इसमें ब्रह्मोस मिसाइल भी बनेगी। बस इतना बहुत है, अगर ध्यान रखिए जो है। और ब्रह्मोस मिसाइल ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली का निर्माण करेगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में जो हर घर जल, जो जल जीवन मिशन के तहत है, इसका कितना % लक्ष्य प्राप्त कर लिया है? तो उत्तर प्रदेश ने अभी तक जो है 50% का लक्ष्य हासिल कर लिया है, जो घरों में स्वच्छ पेयजल नल के माध्यम से पहुंचाने का जो है एक प्रयास है। ग्रामीण इलाकों में 1.3 करोड़ परिवारों को नल कनेक्शन मिले हैं। इसमें से 7.9 करोड़ लोगों को लाभ होगा। इस योजना के तहत कवर कितने लोगों को करना है? इसका दुगना, याद रखिएगा। 2.6 करोड़ ग्रामीण परिवार, ये लोग नहीं है, परिवार हैं, ध्यान रखिएगा। और लक्ष्य कब तक दिया गया है? ये भी रखिएगा, 2024 तक का ये लक्ष्य दिया गया है। अभी केवल 50% पूरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। पहला स्किन बैंक, ये अनाउंसमेंट पहले हो चुकी थी कि पहला त्वचा बैंक लखनऊ में स्थापित होगा। कहाँ स्थापित हो रहा है? और ये शुरू हो गया है, ये 2 महीने में चालू हो जाएगा। लखनऊ में जो KGMU है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसको मेडिकल कॉलेज कहते हैं लखनऊ का, उसमें ये चालू होने जा रहा है। ये शुरू हो चुका है। और ये 1500 वर्ग फुट क्षेत्र में बनाया जाएगा। या अब जैसा कि नाम ही से स्पष्ट है कि ये स्किन बैंक है, तो यहाँ पर स्किन जो है जमा रहेगी, जो प्लास्टिक सर्जरी इत्यादि में काम आएगा। आगे बढ़ते हैं। एक रिकॉर्ड है उत्तर प्रदेश का जो लगातार फॉलो हो रहा है, इस बार भी वही हुआ है। जेम पोर्टल, जहाँ से सरकारी खरीदारी होती है सरकारी विभागों द्वारा, उस पर जो है व्यापार करने में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा खरीदारी करता है। तो इसमें कुछ नया नहीं है, 2-3 साल से ये कंटिन्यू चल रहा है। बस इसको याद रखिएगा कि ये चीज़ कंटिन्यू है। आगे बढ़ते हैं। ये न्यूज़ सभी लोगों ने सुनी ही होगी कि उत्तर प्रदेश में जो गीता प्रेस है गोरखपुर में, उसको 2021 का गांधी शांति पुरस्कार मिला है, जिसके तहत 1 करोड़ रुपए और प्रशस्ति पत्र व एक कलाकृति भेंट की जाती है। ये भी सुना होगा आपने कि गांधी शांति पुरस्कार में जो 1 करोड़ रुपया नगद मिलता है, इसको जो है ससम्मान जो है गीता प्रेस ने कहा है कि इसको आप वो स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी एक परंपरा रही है कि इन्होंने कभी भी दान पुण्य से जो है इस संस्था को संचालित नहीं किया। किसी से कभी भी कोई जो है नहीं लिया है। जो किताबें वगैरह छपती हैं, एक ट्रस्ट के माध्यम से सब संचालन हो रहा है, उसी से जो आमदनी होती है उसी से जो है ये पूरा संस्था रन होती है। आगे बढ़ते हैं। काशी जो है यानी बनारस पूर्वी उत्तर प्रदेश में कृषि निर्यात का केंद्र बनेगा, और यहाँ पर जो है निर्यात में 420% की वृद्धि देखी गई है। ये अभी एक रिपोर्ट आई है, तो उसी में जो है ये बात सामने आई है। उत्तर प्रदेश ने 1 टैप 1 ट्री अभियान शुरू किया गया है। अब ये 1 टैप 1 ट्री अभियान क्या है? ये टैप का मतलब यहाँ नल है। आप अभी हमने पीछे पढ़ा ना, हर घर नल जो मिशन है 2024 तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए सभी को, बस वही है। जिसके यहाँ भी जो है नल लगेगा वहाँ पर एक पेड़ जो है सरकार गिफ्ट करेगी, और उस पेड़ को जो है उसको संभाल के उसका पालन पोषण करके उसको बढ़ाना है। तो इस अभियान को अगर हिंदी में हम कहेंगे तो एक नल एक पेड़ अभियान ये है, और ये पौधे मुफ्त ही दिए जाएंगे। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप पढ़ लीजिएगा। मुख्य बात जो है यही है कि जहाँ जहाँ नल का कनेक्शन होगा वहाँ एक एक पेड़ जो है सरकार देगी। उत्तर प्रदेश में 6000 नए फ्यूल स्टेशंस खोले जाएंगे। तो ये बढ़ती मांग के कारण जो है तेल कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में 6000 फ्यूल स्टेशंस खोलने की योजना बनाई है। इसमें इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम व हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो है उत्तर प्रदेश में 6609 नए फ्यूल स्टेशंस खोलेगी। आगे बढ़ते हैं। अब हर जिले में एक भू विरासत स्थल के प्रतीक के रूप में उसको नामांकित किया जाएगा। अब ये भू विरासत स्थल जो है वहाँ का एक प्रसिद्ध जो है विरासत स्थल होगा।
एक हेरिटेज साइट होगी, उसको चिन्हित किया जाएगा हर ज़िले के लिए अलग अलग, और उसको सरकार विकसित करेगी। और इन सबको जो है कौन देखेगा? क्योंकि ये भू विरासत स्थल है, यानी कि ये पुरातत्व और जो है उससे संबंधित है, तो इसको बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज, ये कहाँ पर है इसको भी ध्यान रखिएगा, ये लखनऊ में है। देश से भू विरासत और भू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहला केंद्र स्थापित किया है, और जो पहला केंद्र स्थापित हुआ वो लखनऊ में हुआ है। इसके बाद जो है जो स्थापित होंगे उसमें अनछुए प्राकृतिक स्थलों के संरक्षण में वो मदद करेगा, और इनको वैश्विक जियो पार्क के रूप में भी विकसित करने की क्षमता उसमें तलाशी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2024 के अंत तक बनारस में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम स्थापित करने की योजना बनाई गई है। उसके पूरी संभावना पर विचार किया जा रहा है कि ये, और शायद बनना भी शुरू हो गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम 24 के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा, और ये प्रस्तावित स्टेडियम का संचालन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के द्वारा किया जाएगा। तो मित्रों, आज के इस सेशन में हमने जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उत्तर प्रदेश के, उनको पूरी समग्रता के साथ में और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू को फोकस करते हुए पढ़ा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।